हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अलीशा खान। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का एपिसोड स्पेशल होने वाला है। चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मनीषा वॉशरूम के अंदर बंद थी और उसके फेस पर पसीने आ रहे थे। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और उसका दिल धड़क रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और किसको अपनी मदद के लिए बुलाए। यहाँ कोई भी तो नहीं था और वो दिल दिल में प्रेयर कर रही थी कि भगवान प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ किसी को तो कम से कम मेरी मदद के लिए भेजिए। ये लोग तो मुझे मार डालेंगे, क्या होगा मेरा? मैं इनके हाथ लग जाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद ये लोग यहाँ आ जाएंगे और गेट तोड़कर ये मुझे लेकर चले जाएंगे और ना जाने अब क्या होगा। और बहुत ज़्यादा उसका दिल परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। अब वो सिर्फ भगवान से प्रेयर ही कर सकती थी और कुछ भी नहीं। और इधर नंदू, वो मनीषा को सब जगह ढूंढ रही थी, इधर उधर जा रही थी, सब जगह वो देख रही थी। फिर उसे एक रूम से आवाज़ें आती हैं। जैसे उस साइड बड़ी थी वो, तो उसे आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ भाई लाखों में पहचान सकती थी। वो आवाज़ थी दिव्या की। और वो जल्दी से वहाँ दौड़ कर जाती है और बाहर की साइड भाई कान लगाकर सुनने लगती है। दिव्या आराम से चेयर पर बैठी हुई थी। वो अपने नेल्स देख रही थी। उसके फ्रेंड्स थोड़े परेशान लग रहे थे। उनमें से एक दोस्त कहता है, रोहित, यार दिव्या मुझे लगता है वो निकल गई। पूरा कॉरिडोर देख लिया है, वो कहीं नहीं मिली हमें। हमने जो सोचा था कि आज उसके साथ मज़े करेंगे, सब फ्लॉप हो गया यार। मूड ख़राब हो गया मेरा। तो दूसरा दोस्त कहता है, वही तो इतनी मेहनत से प्लान बनाया था, पर वो तो भाग गई यार। अब क्या मज़ा आएगा। जाने दो। दिव्या उनकी बातें सुन रही थी और बिल्कुल ठंडे दिमाग से। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग इतनी जल्दी हार मान लेते हो। मनीषा इतनी भी होशियार नहीं है कि मुझसे बचकर निकल जाए। वो यहीं कहीं है, डर के मारे ना छुप गई है वो। तुम लोग फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ ही लेंगे और जब मिलेगी ना तो सब मिलकर एक साथ मज़े करेंगे उसके साथ। वो जाएगी कहाँ? सारे रास्ते तो हमें पता है, हमसे बचकर जाएगी कहाँ। और इधर वॉशरूम में मनीषा, उसने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे। उसके रोने की आवाज़ बाहर ना चली जाए और फिर ये इन लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए अपनी सांस से रोक कर वो खड़ी हुई थी। और नंदू पागलों की तरह आप भाई उसे ढूंढ रही थी। उसने बातें तो सुन ली थी दिव्या की और उसे ये भी पता चल गया था कि इनसे बचकर मनीषा कहीं छुप गई है। अब बस उसे मनीषा को ढूंढ कर निकालना था और यहाँ से उसे लेकर जाना था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इधर उधर वो पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढ रही थी। और फिर भाई वो बढ़ती है वॉशरूम की साइड। अब वॉशरूम की साइड जाकर वो आवाज़ लगा रही थी धीरे धीरे, मनीषा, मनीषा तुम मुझे सुन रही हो? मनीषा, कहाँ हो तुम? प्लीज़ कुछ तो बोलो मनीषा। मनीषा इस तरह कर रही थी, लेकिन मनीषा मनीषा को आवाज़ नहीं जा रही थी उसकी। और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर जाती है। ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ था और वो झुककर उठाती है तो वो भाई मनीषा का ब्रेसलेट था, जो कि जल्दबाजी में भागते हुए मनीषा के हाथ से निकलकर फ्लोर पर गिर गया था। और ये ब्रेसलेट अच्छी तरह से जानती थी हमारी नंदू, क्योंकि जब मनीषा आ रही थी तो नंदू की नज़र इस ब्रेसलेट पर गई थी। दिव्या ने दिया था ये ब्रेसलेट और वो पहचान जाती है कि ये मनीषा का ब्रेसलेट है। अब वो समझ गई थी कि हो ना हो मनीषा यहीं कहीं है और उसे एक सुकून का सांस आता है, खुशी भी होती है दिल में कि चलो कम से कम मुझे ये तो पता है कि मनीषा यहीं कहीं है। वो वॉशरूम चेक करती है, वो सारे स्टॉल देखती है, एक एक करके सारे स्टॉल देखती है। लास्ट वाले स्टॉल में जैसे ही जाती है तो देखती है वो बंद था और वहाँ उसे मनीषा मिल जाती है। देखती है वो लॉक है। वो समझ जाती है कि मनीषा यहीं है। वो धीरे से टैप करती है और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब जैसे ही डोर पर नॉक हुआ था, मनीषा की तो जान निकल जाती है। वो सोचती है बस अब मैं गई। तभी नंदू गेट के पास मुँह ले जाकर धीमी आवाज़ में कहती है, मनीषा, मनीषा डरो मत, मैं हूँ नंदू। और जैसे ही मनीषा नंदू का नाम सुनती है उसकी जान में जान आती है। वो कांपते हाथों से ना डोर खोलती है।
गेट हल्का सा खुलता है, नंदू अंदर झाँकती है और जल्दी से अंदर आ जाती है और आकर वो जल्दी से डोर लगाती है और मनीषा का हाथ पकड़ लेती है। मनीषा की आंखों में आंसू थे। नंदू उसे चुप रहने का इशारा करती है, कहती है श्श, आवाज़ मत करना, बस खामोश रहो, और बस इतना कहती है। तभी मनीषा बेकरार होकर नंदू को अपनी बाहों में भर लेती है और इतना टाइट पकड़ती है कि नंदू की पसलियाँ चटक जाएं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ऐसे में जब उसने नंदू को सामने देखा था तो उसे एक नई ज़िंदगी मिली थी। और भाई वो उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर बेआवाज़ रो रही थी और नंदू भी धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है और उसकी पीछे बैक पड़ना वो रब कर रही थी। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी कि फ़िक्र नहीं करो, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और बस बस इस तरह से कर रही थी। अब इसी तरह से 3-4 मिनट हो जाते हैं। अब मनीषा अलग होती है। नंदू कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, दिव्या अपने दोस्तों के साथ बाहर मौजूद है। उसने अपने दोस्तों को चारों तरफ फैला दिया है। हमें बहुत केयरफुली यहाँ से निकलना होगा, ठीक है? वो कहती है ठीक है। वो कहती है चलो आओ, और उसका हाथ पकड़ती है और ले जाने लगती है। तभी मनीषा कहती है एक एक मिनट रुको। नंदू रुकती है और देखती है वो मनीषा की साइड। मनीषा कहती है, तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ हूँ? तो कहती है, ये सब बाद में बताऊँगी, ये सब बताने का वक्त नहीं है, अभी मेरे साथ चलो। वो कहती है ठीक है। और भाई वो उसे लेकर जाने लगती है। तभी उसे कुछ ख्याल आता है और फिर वो रुक जाती है। तो मनीषा कहती है क्या हुआ, क्यों रुक गई? तो वो कहती है एक सेकंड रुको। और पहले तो वो अपना जैकेट निकालती है, फिर भाई वो अपनी टी शर्ट निकालती है, उसने जो स्वेट पहना हुआ था वो निकालती है। तो मनीषा कहती है ये सब क्या कर रही है तुम? तो कहती है चुप रहो, खामोश, जो मैं कर रही हूँ करने दो ना। तो कहती है ठीक है। और फिर वो सबसे पहले तो अपना जैकेट पहनाती है मनीषा को, और फिर जैकेट के नीचे जो उसने स्वेट पहना हुआ था वो बांध देती है। और फिर इस तरह से उसका पूरा टेस्ट भाई छुप गया था। और फिर अपनी पॉकेट से ग्लासेस निकालती है, वो लगाती है और मास्क लगाती है, कहती है अब वेरी गुड, और उसके खुले बालों को बांध देती है। और जो उसने कैप लगाया हुआ था उसे कैप पहना देती है, कहती है अब तुम कहीं से नहीं लग रही हो कि तुम मनीषा हो, और मेरे साथ। और अब वो उसे वॉशरूम से बाहर लेकर आती है। नंदू मनीषा वॉशरूम से निकलकर हॉल की तरफ आते हैं जहाँ तेज म्यूजिक बज रहा था, पार्टी चल रही थी। मनीषा घबराते हुए नंदू से कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है। नंदू मुस्कुराते हुए कहती है यही तो हमारा फ़ायदा है, इस शोर और लाइट में दिव्या हमें नहीं देख पाएगी, बस तुम मेरे साथ यहाँ आओ और डांस करो, ठीक है? और दोनों भाई ये डांस फ्लोर के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थी। मनीषा डर के मारे अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो नंदू कहती है डरो नहीं, बिल्कुल शांत रहो और डांस करो बस। ठीक है। अब दिव्या दिव्या भी वहीं पहुंच गई थी। वहीं पर खड़ी थी वो अपने दोस्तों के साथ और इधर उधर देख रही थी। उसके दोस्त भी देख रहे थे, पागलों की तरह ये ढूंढ रहे थे। और भाई दिव्या की नज़र जाती तो है डांस फ्लोर पर, लेकिन वो पहचान नहीं पाते इन लोगों को। एक तो बिल्कुल लुक चेंज हो चुका था मनीषा का, और दूसरा लाइट्स थी और शोर भीड़, तो उसमें वो पहचान ही नहीं पा रही थी। और वो इधर उधर देखती है, फिर अपने दोस्तों के साथ वो दूसरी साइड बढ़ जाती है। अब नंदू ने तो देख लिया था दिव्या को, और वो समझ जाती है कि अब वो दूसरी साइड गई है ढूंढने के लिए, अब अच्छा मौका है हमारा यहाँ से निकलने का। और वो मनीषा का हाथ पकड़ती है। नंदू मनीषा से कहती है अब मौका है, भागो। और दोनों नाचते हुए लोगों के बीच से रास्ता बनाकर पिछले गेट से बाहर निकलते हैं और बहुत स्पीड पर भाग रहे थे। इनके जूतों की आवाज़ पूरे फर्श पर गूंज रही थी। दोनों भागते भागते पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। नंदू अपनी कार का लॉक खोलती है और दोनों झट से कार के अंदर पीछे की साइड बैठ जाते हैं और अपने सर नीचे कर लेते हैं। ब्लैक शीशे थे, इस वजह से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, और दोनों अपनी सांसों को रोक लेते हैं। अब ये बैठ चुके थे कार के अंदर, तभी दिव्या भी आ गई थी बाहर, और इधर उधर वो देख रहे थे, उसके दोस्त भी देख रहे थे। तभी कार के नज़दीक ये लोग आ जाते हैं।
और उनमें से एक दोस्त कहता है मुझे लगता है वो भाग चुकी है। वो भाग गई यार दिव्या, तू अपनी अपनी किए जा रही है, मुझे पूरा यकीन है कि वो चली गई। दिव्या कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने नहीं देखा उसे जाते हुए। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। मनीषा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दिव्या खड़ी हुई थी और चिल्ला रही थी। रोहित बाहर से आता है और कहता है वो नहीं मिली, लगता है गेट से बाहर निकल गई। दिव्या गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है इतनी आसानी से कैसे जा सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो कहीं जा सकती है, मुझे वो चाहिए। देखो, सब लोगों को गेट के बाहर लगा दो, सब जगह अपने बंदों को फैला दो। क्या कह रही हूँ मैं? मुझे मनीषा चाहिए किसी भी कीमत पर, वो यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता वो यहाँ से चली गई है। अगर जाती तो नज़रों में ज़रूर आती। ठीक है, कब तक छुपेगी हमसे? अभी पूरी रात बाकी है, मुझे यकीन है हम उसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, उसके दोस्त कहते हैं ठीक है। और भाई ये लोग दूसरी साइड को बढ़ जाते हैं। अब मनीषा और नंदू सारी बातें तो सुन चुके थे और वो और ज़्यादा डरने लगते हैं। और मनीषा तो लगभग भाई रोने लगती है फिर से। तो नंदू उसका हाथ पकड़ती है, कहती है मन्नू घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मेरे होते तो क्यों डर रही हो? मैं मैं अपनी ज़िंदगी बांट दूंगी लेकिन तुम्हें बचा लूंगी, यकीन करो मेरा। वो इतनी सच्चाई से कह रही थी। मनीषा उसकी आंखों में देखती है, थोड़ा थोड़ा तो नज़र आ रहा था और थोड़ी सी रोशनी थी और उसकी आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी। पहली बार उसे नंदू इतनी प्यारी लगी थी, इतनी अच्छी लगी थी, अपनी अपनी। और वो उसके हाथों पर अपना फोरहेड रखकर रोने लगती है और नंदू अपना एक हाथ छुड़ाती है, उसके सर पर रखती है और फिर उसे धीरे से अपने करीब करके अपने सीने से लगा लेती है और कहती है बस अब मत रो, चुप हो जाओ। अब हमें ये सोचना है कि हमें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आज रात हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो मनीषा उसके सीने से सर उठाकर कहती है क्यों, क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्या हम अपने घर नहीं जा पाएंगे? नंदू कहती है जा पाएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल कोई मुझे कहीं से भी आसार नज़र नहीं आ रहे। चारों तरफ इन लोगों ने अपने आदमियों को बैठाया हुआ है, चारों तरफ पहरा है और यहाँ से बचकर जाना अभी नामुमकिन है। मनीषा कहती है कहीं इन्होंने हमें पकड़ लिया फिर? कहती है अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। ठीक। और वो कहती है ठीक है। और वो कार की सीट से ना टेक लगा देती है। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर हल्की ठंड और सन्नाटा था। नंदू और मनीषा कार की सीटों पर सेमी रिक्लाइन पोजीशन में बैठे थे। मनीषा को अब नंदू इतनी अपनी लग रही थी ना, जैसे सारे फासले, सारी अजनबियत सब खत्म हो चुकी थी। बस उसे उससे ज़्यादा अपना और कोई नहीं लग रहा था। और इसीलिए मनीषा ने अपना सर नंदू के शोल्डर पर टिका दिया था, रखा हुआ था। बाहर दिव्या और उसके दोस्तों का खतरा टल चुका था तो माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। मनीषा अपनी बंद आंखें करके धीमी आवाज़ में कहती है पता है नंदू, आज तो मैं इतनी डर गई थी कि लगा था अब बचूंगी ही नहीं। पर तुम्हारे साथ यहाँ इस कार में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एडवेंचर ट्रिप पर आई हूँ। नंदू प्यार से मनीषा का सिर सहलाते हुए कहती है हाँ, तो तुम मेरे साथ एडवेंचर पर आना चाहती हो? पहले बताना था ना, मैं तो सोच रही थी तुम्हें बचाने के बाद किसी 5 स्टार होटल लेकर जाऊंगी जहाँ कोई दिव्या तुम्हें परेशान ना कर सके। मनीषा उठकर नंदू की तरफ देखती और मुस्कुराती है 5 स्टार, अच्छा जी। और अगर मैं वहाँ ना जाना चाहकर अपनी सुपर हीरो के साथ इसी गाड़ी में रात बिताना चाहूँ तो? नंदू मुस्कुराकर मनीषा की आंखों में देखते हुए कहती है तो फिर क्या? तो ये तो अच्छी बात है। मैं सुपर हीरो पूरी रात तुम्हें अपने शोल्डर पर लेकर सोने वाली हूँ और तुम्हारी हिफाजत भी करूँगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। वो तो मुझे पता है, थैंक यू सो मच। और फिर उसके पेट से ना आवाज़ें आने लगती हैं टमी से। तो दोनों एक दूसरे को देखती हैं। मनीषा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। तो नंदू कहते ये आवाज़ें कैसी हैं? तो कहती है वो मुझे भूख लग रही है, जब मुझे भूख लगती है ना तो ये सब होता है। तो कहती है अच्छा तुम्हें भूख लग रही है,
तो अब तुम सुपर हीरो से भूख भी मिटवाओगी। अच्छा बताओ क्या खाओगी, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर मेरी सबसे स्पेशल कार मैगी? मनीषा थोड़ा सा एक्साइटेड होकर कहती है, कार मैगी वो क्या होती है? नंदू कहती है, एक सेकंड रुको। वो अपने बैग में हाथ डालती है, वहाँ बैग रखा हुआ था, वही जो रात को अचानक भूख लगने पर उसकी कार में रहती थी मैगी भी और वो बैग भी। और फिर नंदू अपने बैग में से 2 इंस्टेंट मैगी कप्स और एक छोटी सी इलेक्ट्रिक केटल और मिनरल वाटर की बॉटल्स निकालती है। मनीषा उसे हैरानी से देख रही थी। मनीषा कहती है, नंदू तुम तो पूरी तैयारी के साथ कार में चलती हो। तो वो कहती है, हाँ भाई मुझे भूख लगती है ना, और मैं जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, वहाँ कुछ नहीं होता तो मैं बस यही सब करती हूँ और खाती हूँ। अब नंदू मैगी का पैकेट खोलते हुए मैगी बनाने लगती है। अब वो मैगी बना लेती है और यहाँ मैगी की खुशबू से भाई पूरी कार बहुत ज़्यादा महक चुकी थी और मनीषा की भूख बढ़ा रही थी। मनीषा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो भूखी थी। और जैसे ही नंदू मैगी रेडी कर लेती है और मनीषा की साइड बढ़ाती है, कहती खाओ। मनीषा फोर्क लेती है और भाई खाना शुरू करती है। उसे इतनी टेस्टी लगती है, मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा टेस्टी मैगी लग रही थी, भूख में भी और इतने प्यार से नंदू ने उसके लिए बनाई थी इसलिए भी। अभी ये दोनों एक ही फोर्क से खा रहे थे और मनीषा देखती है नंदू के ना होठों पर लग गई थी ज़रा सी चटनी लगी थी मैगी की। तो वो कहती है, कैसे खा रही हो, पूरा फेस गंदा कर लिया?" तो कहती है, पूरा फेस कहाँ, बस होठों पर लगा होगा। और वो अपना खुद से ही साफ कर लेती है। मनीषा मुस्कुराने लगती है। मनीषा भूल गई थी कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। नंदू की बातों में, नंदू के प्यार में वो सब कुछ भूल गई थी। और अब ये मैगी खा लेते हैं। एक साइड में उठाकर कप रख देती है नंदू और कहती है, अब आराम करो। तो कहती है, कहीं इसकी खुशबू से वही लोग यहाँ तो नहीं आ जाएंगे? कहती है, नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि गाइस नंदू ने अपनी कार ऐसी जगह पार्क की हुई थी, मतलब कारों के बीचों बीच, तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि खुशबू कहाँ से आ रही है क्या। नंदू कहती है, अब पेट भर गया ना? मनीषा कहती है, हाँ भर गया। तो कहती है, अब सोने की कोशिश करो। मनीषा कहती है, नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझसे सोया नहीं जाएगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तो कहती है, डरने की क्या बात है, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ नहीं डरो, मैं हूँ ना। चलिए गाइस, अब सीन को शिफ्ट करते हैं हमारी रिधिमा की साइड। रात का टाइम तो हो ही रहा था, वो अपने रूम में अकेली लेटी थी। अदिति घर जा चुकी थी। अदिति ने कह दिया था कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम भी है, तो उसने कहा ठीक है। रिधिमा अपने बेड पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे अन्वी की याद आ रही थी, अन्वी की याद सता रही थी और वो अफसोस कर रही थी, यार क्या कर लिया मैंने ये सब। देखो मेरी बीवी मुझसे दूर है, बाहों में भी नहीं ले सकती, नींद आ रही है, सर भारी हो रहा है, मुझे सुला भी नहीं सकती वो। अब क्या करूँ मैं, कैसे सुलाएगी वो, कैसे ये नाराज़गी दूर करूँ? कल तो जैसे तैसे सो गई, लेकिन आज कैसे नींद आएगी? और फिर वो बेड से उठकर बैठ जाती है, अपना सर अपने हाथों में थाम लेती है और कहती है, भाड़ में गई ईगो, मुझे जाना है मेरी बीवी के पास। और वो स्लीपर पहनती है और भाई वो अपने रूम से बाहर आ जाती है और चलते हुए वो आती है अन्वी के रूम तक और बिना आवाज़ किए वो गेट को खोलती है और सीधा अंदर आ जाती है। और अंदर आकर सबसे पहले वो डोर को लॉक करती है। अब जैसे अन्वी ने आर्ट सुनी थी किसी गाने की, उसकी नज़र जाती है गेट पर तो देखती है रिधिमा। और भाई ये रिधिमा कर क्या रही है, हम्म डोर लॉक कर रही है, क्यों? और जैसे वो उसे डोर को लॉक करते हुए देखती है, उसका दिल थक से रह जाता है, आंखें बड़ी हो गई थी और मतलब वो समझ नहीं पा रही थी कि डोर को क्यों लॉक किया जा रहा है। खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी और रिधिमा डोर को लॉक करके एक गहरा सांस लेकर स्माइल करते हुए वो देखती है अन्वी की साइड। अन्वी उसे ही देख रही थी। रिधिमा अपने आईब्रो से इशारा करती है कि हाँ क्या हाल है आपके मैडम। और आगे बढ़ते हुए वो पहुंच जाती है अन्वी के पास। अन्वी उसे देखकर थोड़ा सा पीछे खिसकती है और कहती है, कहाँ रही आप?" तो कहती है, कहीं नहीं मेरी जान, ऐसे हकला क्यों रही हो, यहीं आ रही हो और इतना डर क्यों रही हो, मैं कोई गैर हूँ क्या?"
हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसे नहीं घबराओ। तो कहती है हस्बैंड वाइफ? कौन हस्बैंड वाइफ? आप मेरी कुछ नहीं लगती हैं। और आपने डोर क्यों लॉक किया है? डोर खोलिए, मुझे बाहर जाना है। तो कहती है बाहर जाना है? कहाँ कहाँ तक बचोगी मुझसे? वो इतना कहकर अपना एक मतलब अपनी रखती है एक वहीं पर बेड पर जहाँ पर वो बैठी हुई थी, और थोड़ा सा वो पास आती है अन्वी के। अन्वी थोड़ा सा पीछे को हो जाती है, रिधिमा आगे। अन्वी पीछे, रिधिमा आगे, इसी तरह वो बेड से लग जाती है। और रिधिमा बिल्कुल उसके पास कहती है उफ अन्वी यार, तुम्हारी खुशबू, पता है कब से मिस कर रही हूँ मैं इसे। हम्म और वो अपना हाथ अन्वी के शोल्डर पर रखती है। अन्वी एक झटके से उसके हाथ को हटा देती, कहती है डोंट टच मी। लेकिन मेरी जान, आप मेरी बीवी हो। अच्छा, अगर बीवी हूँ तो उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब मैं आपसे मिन्नतें कर रही थी, आपको बता रही थी? हाँ भाई, नहीं आया याद, गलती हो गई, माफ़ी मांग तो रही हूँ। एहसान कर रही है? नहीं नहीं, कोई एहसान नहीं बाबू, मैं शर्मिंदा हूँ। ऐसे शर्मिंदा होते हैं? फिर कैसे कैसे होते हैं बताओ? मैंने तो हाथ भी जोड़े थे ना। कहो तो पैर पकड़ लो, ये लो। और वो उसके पैरों पर अपने हाथ रख देती है। अन्वी के पैरों पर जैसे ही टच हुआ था, रिधिमा के हाथों को वो अपने पैर खींच लेती है। मैंने कहा ना, मुझे टच मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका छूना, मुझे घिन आ रही है आपसे, वो ऐसे कहती है। तो रिधिमा उसकी बात पर उसे देखती है। अफसोस था रिधिमा की आंखों में, घिन? अच्छा। अन्वी कहती है मैं कुछ नहीं भूली हूँ, आपके जुल्म सब याद है मुझे। आप कितनी जालिम, कितनी बेरहम है, मैं जानती हूँ। आप क्या सोच रही हैं कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, आप मुझे बना लेंगी और मैं मान जाऊंगी? इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो क्या आप मेरे साथ ऐसा करती? रिधिमा कहती है अरे भाई, वो क्या करते हैं? माँ बाप आपका कॉलर पकड़ के आपसे पूछते कि क्यों किया आपने उनकी बेटी के साथ। अच्छा, भाई तो है ना, मेरे भाई सीधे साधे हैं। बस इसी बात का तो फ़ायदा उठा रही हैं आप। रिधिमा उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। वो सोचती है कि इसे लगता है कि इसका कोई नहीं है दुनिया में, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, बस वो गुस्से में कर बैठी थी। वो अपने कान पकड़ती है और फिर अन्वी के पैरों को अपने हाथों में लेती है, वहाँ अपने होंठ रखती है, चूमती है, कहती है मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। सच में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं किन लफ्ज़ों में तुमसे माफ़ी मांगूँ। और फिर से वो उसके पैरों को चूम कर कहती है इन सुंदर पैरों की कसम, तुम मेरे दिल की रानी हो, मेरे दिल की मलिका हो, मेरे सर का ताज हो यार। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम मेरा सब कुछ हो। मैंने कर दिया, पागलपन में आकर मैंने वो सब कुछ कर दिया। बाबू, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं इस दुनिया में आग लगा दूंगी, इतनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। वो फ़ोटो देखकर मैं पागल हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, बस एक लास्ट बार मुझे माफ़ कर दो। नहीं, कभी नहीं, इस बार तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने कह दिया भाभी से, भाभी अलग घर ले लें, हम अपने घर में चलेंगे। अच्छा, तुम्हारी भाभी की इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को लेकर जाएगी? ऐसी 36 भाभी आती जाती रहती हैं, कोई मेरी अनवी को हाथ पे लगा कर दिखाते, मुझसे दूर करके तो दिखाते, उसी जगह उसी वक्त उसी ज़मीन में गाड़ दूंगी उसे। अच्छा चलो ठीक है, माफ़ करना नहीं करना अब ये तुम्हारे ऊपर है। अब जल्दी से मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही है। इतना सुनकर अनवी के तन बदन में आग लग जाती है। मतलब मैं यहाँ नाराज़ हूँ, मेरी नाराज़गी की कोई वैल्यू नहीं, कहा जा रहा है सुला दो। मुझ पर इतना जुल्म किया, शर्मिंदगी के बजाय मतलब सोच रही है कि सब कुछ ख़त्म करो और सुला दो मैडम को। हो और वो घूरती है, कहती है इससे पहले कि मैं खुद से कंट्रोल खो बैठूं, आप यहाँ से चले जाइए। वो कहती है किसी में है हिम्मत जो मुझे यहाँ से भेज कर दिखा दे। और फिर उसके पैरों को खींचती है रिधिमा, और भाई वहाँ अपने लिए जगह बनाती है, उसके लेग पर रखती है अपना सर, और उसके दोनों को हाथ मतलब दोनों हाथों को पकड़ती है और अपने सर पर रखते, कहती है सर दबाओ और अच्छी अच्छी बातें करो और ऐसा कुछ बोलो जो मुझे बोलना ना पड़े और मुझे नींद आ जाए, सुलाओ मुझे, मेरा सर दर्द कर रहा है। उसकी बेहिसी पर और इस संग दिली पर अनवी का पारा हाई हो रहा था। अनवी का दिल कर रहा था ना, वो रिधिमा के बालों को अपने हाथों में लेकर खींच दे, नोच ले, कुछ भी करे, मतलब वो मारे इसे। लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था भाई,
पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, ये कैसी इंसान थी ये। और यहाँ रिधिमा चोरी चोरी मुस्कुरा रही थी। रिधिमा को पता था कि जहाँ मैंने ये कहा सुला दो, और अन्वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि अन्वी को क्यों गुस्सा आता है। अन्वी को इसलिए गुस्सा आता है, रिधिमा सुबह में ऑफिस चली जाती हैं, शाम में आती हैं, खाना खाती हैं, और खाना खाते हुए मोबाइल देखती हैं। और फिर उसके बाद जब अन्वी आती है, अन्वी का मन होता है कि अब रिधिमा से बातें करे, ये करे वो करे। ये मैं पहले की बात बता रही हूँ। तो आते ही रिधिमा उसके मतलब गोदी में अपना सर रखती थी और कहती थी सुला दो, और अच्छा अच्छा बोलो, और फिर सो जाती थी। अब सोचो कितना गुस्सा आता होगा ना अन्वी को, कि अभी तो बात भी नहीं की, कुछ नहीं बोला, प्यार नहीं किया, ये है वो है, बस सुला दो सुला दो सुला दो। वो चिढ़ चुकी थी, और इतनी बड़ी नाराजगी में आकर अभी भी यही कर रही थी। और फिर रिधिमा कहती है मैंने कुछ कहा है, खामोश क्यों, बोलो कुछ। अन्वी खुद को कंट्रोल कर रही थी। अन्वी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती थी जिससे रिधिमा को और गुस्सा आए। पता नहीं क्यों अन्वी को थोड़ा सा डर लग रहा था। अन्वी खामोश रहती है, और अन्वी के हाथ अभी भी ऐसे उसके सर पर थे, क्योंकि ज़बरदस्ती रखे हुए थे। अन्वी कोई बाल वाल नहीं सहला रही थी भाई, ऐसे ही बैठी थी स्टेचू बनी हुई। रिधिमा कहती है मैंने कुछ कहा है अन्वी तुमसे। अन्वी कहती है कहती रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। रिधिमा खामोश हो जाती है। अब भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट ही हुए थे, और रिधिमा के खर्राटों की आवाज़ आने लगती है। अन्वी थोड़ा झुक कर देखती है, हाँ सो गई। मतलब अन्वी का मन चाह रहा था कि अभी और मनाए, हाथ पैर जोड़े, उसे थोड़ा सा प्यार करे। अन्वी मान जाती, आज नहीं तो कल, लेकिन कम से कम ये बराबर मनाए तो सही। लेकिन वो तो सो गई। अन्वी ऐसे मुंह बनाकर, रोने वाला मुंह हो जाता है ना, ऐसे बनाकर अफसोस भरी निगाह डालती है, और फिर अपना हाथ उसके सर पर घुमाती है। कहती है उफ उफ, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती आप। ना मुझे जीने देती हैं, ना मुझे मरने देती हैं, ना मुझे कहीं जाने देती हैं। क्या करूं मैं। मेरा पीछा कहाँ से इन्होंने ले लिया। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ छुपाऊं खुद को। हर जगह से मुझे ढूंढ लेती हैं। और भाई वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी अब वो रिधिमा को खुद से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन रिधिमा पीछे हो ही नहीं रही थी, वो उससे हट ही नहीं रही थी। पता नहीं इतना ज़्यादा वेट कहाँ से आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर हो, और वो उसे बराबर अलग कर रही थी, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी। फिर थक हार कर वो अपनी बैग को ना बेड से टिका लेती है, और आंखें बंद कर लेती है। और भाई इधर मनीषा और हमारी नंदू ये खामोश बैठे हुए थे, टेक लगा रखी थी, और धीरे धीरे नंदू की आंखें बंद हो रही थी। नंदू को नींद आ रही थी, लेकिन नंदू कोशिश कर रही थी कि वो ना सोए, लेकिन मनीषा को नींद नहीं थी, डर जो इतना रही थी। और फिर नंदू की आंखें बंद हो जाती हैं। मनीषा देखती है नंदू सो गई है। मनीषा देखती रहती है नंदू को। वो देखती है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, अच्छी है, लेकिन मुझे पहले क्यों अच्छी नहीं लगती थी। शायद मैंने कभी गौर से देखा ही नहीं इसलिए। और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, उसे सारा सीन याद आ जाता है, किस तरह से वो अंदर आई थी वॉशरूम के, उसे गले लगाया था, और मनीषा को कितना अच्छा लगा था उसके गले लगकर, और सब कुछ उसे याद आ रहा था। और एकदम से उसका दिल मोहब्बत से भर जाता है नंदू की। एक लम्हे में नंदू के लिए वो इतना अच्छा फील करने लगी थी, इतना अच्छा फील कर रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। वो नंदू को बस देखे जा रही थी, निहार रही थी, अपने दिल में उतार रही थी। होठों पर स्माइल थी। और फिर तभी अचानक उसका हाथ उठता है, और उसके फोरहेड तक जाता है, फोरहेड से होता हुआ उसके गालों तक आता है। फिर उसकी नोज़ी पर वो टैप करती है। फिर वो क्या करती है, अपना हाथ उसके होठों पर ले जाती है, और उसके अपर लिप पर अपनी फिंगर रख देती है। और फिर थोड़ा सा वो झुकती है, और झुककर वो उसके होठों पर अपने होठ रखने वाली थी। तभी एकदम से वो पीछे हो जाती है, और सोचती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ। और वो खुद को एक थप्पड़ मारती है अपने गाल पर। स्टूपिड। अगर नंदू उठ जाती और देख लेती तो क्या सोचती, मतलब मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ, अभी तो दिव्या से मेरी जान बची है, और मैं इतनी जल्दी कैसे कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, मेरी मदद की है, हेल्प की है, लेकिन मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ नंदू के बारे में। पता नहीं वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है नहीं सोचती।
और फिर वो खुद को इतना सारा डांटती है और संभल कर बैठ जाती है, लेकिन फिर अपना फेस वो नंदू की साइड करती है। बार बार उसका ना मन कर रहा था नंदू को देखने के लिए। कहते हैं ना भाई, कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपने प्यार को या कोई हमें अच्छा लगता है, जितना देखते हैं उतना देखने का दिल चाहता है, मन ही नहीं भरता। मन वो है ना, दिल है कि मानता नहीं। फिर से वो देखती है और वो सोचती है, मुझे ऐसे ही तो पार्टनर की ज़रूरत थी, ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, जो मुझे प्यार कर सके, जो मेरे लिए अपनी जान पर भी खेल जाए। यही तो किया नंदू ने, मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई, इतने लोगों के बीच से मुझे बचा कर लाई है। ऐसे ही तो होता है एक अच्छा पार्टनर। मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया, इतनी अच्छी लड़की मेरे सामने थी और मैं उस फरेब के पीछे भाग रही थी, कितना रोका मुझे सब लोगों ने, लेकिन मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया। मनीषा धीरे धीरे खुद से कह रही थी, मुझे लोगों को पहचानने की समझ नहीं है, मुझे नहीं पता चलता कि सामने वाला कैसा बंदा है या वो मुझे किस चालाकी से बात कर रहा है, मुझे अकल नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। तो तभी नंदू अपनी आंखें खोलती है और मनीषा के करीब आती है और दोनों हाथों से उसका फेस थाम कर कहती है, नहीं, किसने कहा आप बेवकूफ़ हो, स्टूपिड हो, आप तो मासूम हो, आप इनोसेंट हो, इसमें गलती आपकी नहीं है। हुँ? तो अपने आप को दोष देना बंद करो, समझ आया? आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। मुझसे पूछो ना कितनी अच्छी हो। तो मनीषा उसकी तरफ देख कर कहती, अच्छा आपसे पूछो मैं कितनी अच्छी हूँ? कहती है, हाँ तो बताइए। चलिए तो गाइस स्टोरी का करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब ये कैसे बचेंगे दिव्या के चुंगल से, ये भी तो जानना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।